सर मेरा एक रिक्वेस्ट ये है, जानकारी लेना चाह रहे हैं, पहले प्रैक्टिशनर पहले हैं। आप कृपया कृपया पहले आप अपना परिचय दे दें, आपका नाम और कहाँ से हैं। मेरा नाम उमेश प्रसाद है, मैं पटना बिहार से बात कर रहा हूँ। जी जी। आप क्या मेरा ये जी जी प्रोफेशन से आप वकील हैं। जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छा है, बताइए वकील साहब। मेरा ये कहना है सर, हम वकालतनामा के थ्रू जानकारी ले सकते हैं क्या? विशाल जी। सर क्वेश्चन फिर से रिपीट करिए। इनका किसी प्रश्न है कि आती है सर। हाँ हाँ। वकालतनामा दाखिल करके एक मुवक्किल की ओर से जानकारी ले सकते हैं कि नहीं। तो ये राइट सिटीजन्स को अवेल है। और हम अब हमारे एडवोकेट एक्ट के हिसाब से सिर्फ किसी अर्ध न्यायिक संस्था न्यायिक संस्था के सामने हमारे मुवक्किल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि जहां तक आरटीआई दाखिल करने का मामला है तो मेरे मत में तो आपको सेक्शन 6 में सिटीजन्स के राइट ही अवेल करने पड़ेंगे। आप किसी और के अधिकार उपयोग नहीं कर सकते, वहां वकील की हैसियत से नहीं कर सकते, वकालतनामा साइन करके तो नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक है सर। ठीक है, राजी हसन जी, आपका प्रश्न। जी। हेलो, आवाज आ रही है हमारी? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद जुटा हूँ। जी नमस्कार। मेरा प्रश्न ये था कि मैं अभी यूपी में यूपी सूचना आयोग कार्यालय के बाहर कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट के पास धरना किया था। तो मुझे ये समझ में ये नहीं है कि लोक सूचना पदाधिकारी के पक्ष में खड़े वकील सब रहते हैं, क्या ये प्रावधान में है? जी नित्यानंद जी। रिपीट करें अपना प्रश्न जरा। प्रश्न मेरा ये है कि जैसे लोक सूचना पदाधिकारी के पक्ष में वकील सब आते हैं, खड़े रहते हैं, यानी उनकी तरफ से पक्ष वो रखते हैं। यूपी देखिए, में मैंने देखा है सूचना आयोग में। उनको सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने उस पर परमिशन दे रखी है। कुछ ऑर्डर्स हैं। एक बार इस मंच के माध्यम से भी चर्चा हुई थी कि वहां पे एडवोकेट्स को अपीयरेंस की परमिशन मिली है और एडवोकेट्स अपीयर हो सकते हैं एडवोकेट एक्ट के तहत उस सभी न्यायालयों में, जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल न्यायालयों में, जहाँ पे एविडेंस लिया जा सकता है। और सूचना आयोग भी एविडेंस कलेक्ट कर सकता है, इसलिए अपीयरेंस दिया भी जा सकता है। लेकिन ये माननीय न्यायालय को तय करना है, आयुक्त महोदय को तय करना है कि वो परमिट करेंगे या कि नहीं करेंगे। तो उन संबंधित अधिकारियों की तरफ से अगर वो किसी को अपॉइंट करते हैं तो उनकी तरफ से एडवोकेट अपीयर होते हैं। आप भी अपना एडवोकेट अपीयर कर सकते हैं। अगर उनकी तरफ से एडवोकेट है तो आपको भी नहीं नहीं, अधिकार है कि अपना हमारे तरफ से नहीं, लोक सूचना पदाधिकारी की तरफ से। जैसे अभी मैं मैं समझ वीडियो देख गया। रहा था तो लोक सूचना पदाधिकारी अपनी तरफ से एडवोकेट अपीयर कराते हैं, तो जी, आप तो भी उसका अपनी तरफ से अब एडवोकेट अपीयर करा सकते हैं। अभी एक प्रकरण मैंने आयोग में खुद लड़ा था, उसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उसके लोक सूचना अधिकारी की तरफ से एडवोकेट अपीयर हुए थे और मैं अपनी तरफ से अपीयर था। तो अगर उनको माननीय आयुक्त ने परमिट किया है तो कानूनन आपको भी वो परमिट करेंगे, आप भी अपना एडवोकेट अपीयर कर सकते हैं। नहीं नहीं, तो मेरा ये सवाल है कि जब जो राशि उनको दी जाती है, वो अपने वेतन से देते हैं या सरकार की तरफ से रहता है? देखिए, नियम तो अब देश में किस तरह चलते हैं आपको मालूम है। नॉर्मली इस तरह की चीजों के लिए पैसा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अब है, प्रोसेस में है। ये एक अच्छा प्रश्न है, ये आपको पूछना चाहिए कि भाई किस प्रोविजन के तहत इस तरह का भुगतान किया जा रहा है वकीलों को। अगर वो लोग क्योंकि एडवोकेट कोई अपीयर करा रहे हैं तो उसके जी, संबंध में आप आरटीआई लगाइए कि साहब इन्होंने किस प्रोविजंस के तहत और इनको भुगतान किया जा रहा है, किस मद के तहत ये भुगतान कर रहे हैं। ये एक अच्छा विषय है। ज्यादा अब राहुल वह सर इस विषय में आप चरण लोगों को जी, मार्गदर्शन वकीलों करें। इस साथियों वकीलों के का साथ बिजनेस चल रहा धरना है, आप करने वकीलों के गए थे। बिजनेस के अगेंस्ट तो, बोल रहे हैं। तो मुझे सर बताइए आप। नहीं तो वकील सर अपने प्रोफेशन के अगेंस्ट भी बोलता है। उसको वो कभी अगर वकील के खिलाफ भी मुकदमा मिलता है तो वकील को लड़ना पड़ता है सर। हम अपने क्लाइंट को मना नहीं कर सकते, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। एज पर प्रोफेशनल इथिक्स अगर कोई मेरे पास आता है, वो भले वकील के अगेंस्ट ही मुकदमा है, तो अगर मैं उसको मना करता हूं तो वो नॉन एथिकल बात होगी, वो अगेंस्ट द प्रोफेशन है। बाकी मुझे, मेरा दायित्व है कि मैं उसकी तरफ से उसकी बात रखूं। हाँ, सही है। हेलो शिवानंद जी, मैं कुछ बोलूं क्या? बोलिए बोलिए सर।
हेलो। जी बोलिए। हाँ सर, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है रजी हसन जी ने। ये पीआईओ को ये जरूरत ही क्यों पड़ती है कि वो किसी अधिवक्ता को रखे? उनको तो सिंपली सूचना देनी है। सूचना नहीं दे पाने का कारण तो वो आसानी से बता सकते हैं। फिर वो वकीलों के माध्यम से अपनी सफाई पेश करके और अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं मेरे ख्याल से। तो सूचना आयोगों को इस पर बहुत कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है कि जो कोई भी सूचना मांगता है, वो सूचना है आपके पास तो दीजिए, नहीं देनी है, नहीं उपलब्ध है तो वो डायरेक्ट मना करे। इसमें वकीलों को रखने की क्या आवश्यकता है? ये मेरे लिए भी बहुत माने एक चिंता का विषय है। शिवानंद जी। हाँ आशीष नारायण जी बोलिए। हाँ, मेरा सवाल है मिस्टर विशाल बाघेल साहब के पास। विशाल साहब अभी अभी बोले हैं कि आरटीआई एक्ट में कमीशन का सामने अपीलेंट का तरफ से कोई एडवोकेट अपियर नहीं हो सकते। हो सकता है, मैंने मना नहीं किया इसको। मैं हाँ खुद वही। अपियर होता हूँ। हाँ वही हम कह रहे हैं या इसमें क्या के लिए आपका राइट टू इंफॉर्मेशन रूल्स 2012 में साफ साफ लिखा है, सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12 में, the appellant may be present in person or through his duly नहीं, authorized आपको representative। आपको कोई गलतफहमी हुई है सर, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि नहीं अपियर अच्छा होता अच्छा, तो है। ये हमको किसी सॉरी अन्य सॉरी, हमको उनका सुनने सवाल में था। भूल हुआ हाँ होगा। हाँ, हमको मैं सुनने खुद में भूल हो। मैं खुद अपियर हुआ हूँ। इवन राहुल सिंह साहब के सामने अपियर हुआ हूँ लोक सूचना अधिकारियों की ओर से, और मैंने उनसे कहा भी है कि मुझे फीस जो है सास की मद से मत दीजिएगा, मुझे आपके निजी खर्चे से अपियर हो पाऊंगा। तो मैंने फीस उनसे उनके निजी उस पे लिया है। हाँ ठीक है, तो हमको सुनने में भूल हुआ सर। ओके, थैंक यू। चलिए शिवानंद जी। शिवानंद सर, मैं राहुल राय बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। जो अभी बात हो रही थी कि यूपी में पीआईओस की जगह पे एडवोकेट्स अपीयर होते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने 4-5 जगह पे आरटीआई लगा दी जहां से एडवोकेट्स अपीयर हो रहे थे यूपी राज्य सूचना आयोग में। तो हर जगह से यही इन्फॉर्मेशन मिली है कि पीआईओ ने अपने पर्सनल पॉकेट से उनको पैसा दिया है, न कि सास की मद से पैसा दिया है। मोस्टली ये देखने में आ रहा है। और यूपी में तो ये हाल हो गया कि उत्तर प्रदेश में अभी उत्तर प्रदेश राष्ट्र सूचना बार एसोसिएशन भी एडवोकेट्स ने बना लिया है, तो वहां पर तो पूरा सबको परमिशन है और सारे एडवोकेट अपीयर हो रहे हैं राज्य सूचना आयोग में। ऐसा हाल है। हर शिवरंजन जी, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। जी किसी भी न्याय निर्णयन की प्रक्रिया में सभी पक्षकारों को सही लीगल लीगल रिप्रेजेंट मिलना उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो उनकी बात को विधिक तरीके से सही न्याय निर्णयन की प्रक्रिया में रख सके। तो मेरे हिसाब से इसमें आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है। हाँ, खर्च किस मत से हो रहा है ये आपत्तिजनक हो सकता है, लेकिन अधिकारियों को या पक्षकारों को लीगल रिप्रेजेंट मिलना कहीं से कहीं तक आपत्तिजनक नहीं हो सकता। ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अच्छा विशाल नहीं, जी, इसमें मेरा एक प्रश्न है। मैंने सर विशाल आपत्ति नहीं जी, उठाई इस पे भी। सर सर मैं नहीं, सर मेरा एक प्रश्न है इसमें कि सर क्या अधिकारी ने एक बार बताया था कि शासन में जब भी कोई वकील अगर लिया जाता है, हायर किया जाता है, तो सर उसके लिए बकायदा उसमें परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ती है उनको अपने सर हेड ऑफिस से, सर और वो अप्रूवल आने के बाद ही वो प्रोसीड कर सकते हैं। सर किसी भी जी सर लीगल इशू उसका निजी इशू नहीं है। सर वो जो है वो देख सकता है विभाग का। हाँ, लीगली अगर किसी को है, विधि मंत्रालय से किसी चाहिए। सर इसमें इंटेलिजेंस है, तो सर उसमें उन्हें ये अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा है या नहीं है? ऐसा है जनता सर। को बता। किसी भी शासन के पदाधिकारियों को अपने विधि विभाग में उनके पास ऑलरेडी पूरे शासकीय अधिवक्ताओं की टीम होती है, एडवोकेट जनरल साहब के सुपरविजन में सब काम करते हैं, और उनको जिले स्तर पर जिला कलेक्टर सबको उपलब्ध कराते हैं शासकीय अधिवक्ता किसी विभाग को अगर जरूरत होती है तो। और बाकी राज्य शासन अलग से भी नियुक्त करती है किसी में विशेष अधिवक्ता नियुक्त करना होता है तो। लेकिन उन परिस्थितियों में भी सर, जैसे मान के हमारे यहाँ कंटेम्प्ट किसी अधिकारी के अगेंस्ट होता है सर, तो उसको सरकार रिप्रेजेंट नहीं करती। भले ही उसने ऑफिशियल कैपेसिटी में वो एक्ट किया हो, लेकिन उसको रिप्रेजेंट उसको इन पर्सन ही करना होता है, खुद को ही देखना होता है। उसी प्रकार से सर, यदि इंडिविजुअली किसी ने ऑफिशियल कैपेसिटी में किसी ने किसी कार्य को अंजाम दिया है, और यदि उसकी जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल उसकी स्क्रूटनी हो रही है, तो सर उसको इंडिविजुअली भी राइट है सर कि वो अपने पक्ष को पर्सनली मतलब लीगल
प्रॉपर लीगल उसके थ्रू अपने पक्ष को रख पाए, ये उसका इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी राइट है। हालांकि होना यही चाहिए कि उसे ऑफिशियल कैपेसिटी में शासन की परमिशन के साथ अधिवक्ता लाना चाहिए। लेकिन सर अगर ये व्यक्तिगत हैसियत से भी लाता है सर, तो ये भी मेरे हिसाब से अगर उसका खर्च वो वहन कर रहा है तो ये त्रुटिपूर्ण नहीं है, क्योंकि आखिरकार सभी चीजों का उद्देश्य तो सही निर्णय तक पहुंचना है, और न्याय की खोज की प्रक्रिया में सिर्फ सही तरीके से पक्ष रखा जाना ही एकमात्र उद्देश्य है। बाकी तो न्यायालय को तय करना होता है कि गुण दोष के आधार पर कि क्या सही था और क्या गलत था। तो मेरे हिसाब से रिप्रेजेंटेशन लेना तो कहीं से कहीं तक आपत्तिजनक नहीं है। तो अच्छा, क्योंकि मुझे यही याद मैं इस पे है थोड़ा सा कि सीआईसी का एक निर्णय था, मसौदे सीआईसी का। सर इसको एक नित्यानंद जी एक छोटा सा और मैं ऐड कर रहा था कि सीआईसी के निर्णय के अगेंस्ट एक विभाग जो है वो अधिकारी जो है वो हाईकोर्ट पहुंच गए, और चूंकि सीआईसी ने जब ये जानकारी निकलवाई कि क्या हाईकोर्ट में अप्रोच किया गया है, उसके लिए उन्होंने ड्यू लीगल प्रोसेस फॉलो किया है, उन्होंने अप्रूवल ली है या नहीं ली है, तो फिर ये मालूम पड़ा कि नहीं लिए। और ये जानकारी आने के बाद फिर उन्होंने अपनी जो पिटीशन थी हाईकोर्ट से विड्रॉ विड्रॉ कर कर ली ली होगी। सीआईसी के जी अगेंस्ट। सर, हाँ, वो वहां ये सर कैसा मामला भी आया था वहां जी। हाँ, दूसरा कानून वायलेट हुआ है वहां सर। सॉरी आपको इंटरप्ट कर दिया सर, आप पूरी बात कर लीजिए सर, सॉरी। अच्छा, मैं इस बात में नहीं हूँ सर। मुझे ऐसा लगता है कि आरटीआई एक्ट को ज्यादा से ज्यादा सरल करने की आवश्यकता है, और एडवोकेट्स का इंटरफेरेंस या कि उनकी रिप्रेजेंटेशन इन द केस ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और अपीलेट अथॉरिटी के संबंध में तभी परमिट करनी चाहिए कोर्ट को या कि आयोग को जब कोई टेक्निकल इशू हो। दूसरा, जब अपीलांट लेके जाए कोई एडवोकेट, तब जाके आपको उस पे एडवोकेट उनको परमिट करना चाहिए। नॉर्मल कोर्स में सूचना लोक सूचना अधिकारी अधिकारी और अपीली अधिकारी एडवोकेट लेके जब जाते हैं, तो जो आपका आवेदक है उसके ऊपर अनावश्यक भार बढ़ता है कि यार हमको भी अब वकील करना है। हमारा जो मोटो है इस एक्ट का कि हमको जानकारी सहज वे पे उपलब्ध करानी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शासन के स्तर पे अधिकारियों को इस संबंध में रोक लगनी चाहिए कि आप, चूंकि आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में वहां रिप्रेजेंट नहीं करते, आप शासन को रिप्रेजेंट करते हो, आप लोक सूचना अधिकारी या पीली सूचना अधिकारी के तौर पे वहां पे जाते हो जब आपको सूचना देनी होती है। जब आपके खिलाफ नोटिस हो जाए कि आपके खिलाफ पेनाल्टी लगनी है, जब आपका कोई सिविल कॉन्सिक्वेंसेस हो, तब आप वकील करो, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन नॉर्मल कोर्स में अगर वकील लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो दूसरा गरीब आवेदक है उसके ऊपर अनावश्यक प्रेशर कर रहे हैं कि आप भी वकील करके जाओ। तो ये इस एक्ट की जो मनोदशा थी, इस एक्ट का जो मोटो था, उसके अगेंस्ट है। ठीक है, प्रैक्टिस में क्या चल रहा है, मैं उत्तर प्रदेश में बार एसोसिएशन बन गए हैं, ठीक है, मैं उसको मैं क्या कहूँ, लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि इस तरह के प्रचलन पर रोक लगने की आवश्यकता है, और इस पे संबंधित उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाने की आवश्यकता है कि इन अधिकारियों को, चूंकि अधिकारी तो पढ़ा लिखा आदमी है, आवेदक पढ़ा लिखा हो ये जरूरी नहीं है। अधिकारी गेजेटेड ऑफिसर्स आप लोक सूचना अधिकारी अपीली अधिकारी बनाते हो, अगर वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो वो जो एक आवेदक है, गरीब आदमी है, उसके ऊपर अनावश्यक भार हो रहा है। मेरा ऐसा मत है कि अगर पेनाल्टी का इशू नहीं है तो फिर इनको परमिट नहीं करना चाहिए, और इस संबंध में रूल्स बनने चाहिए। हो सकता है मैं गलत हूँ कुछ उस पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रैक्टिकली ऐसा ये गलत कर रहे हैं, ऐसा अगर इस तरह का इंफॉर्मेशन हाँ, नित्यानंद जी, इंफॉर्मेशन के संदर्भ में कोई सवाल है हु विल बिल्ड द केस। सवाल है हु विल बिल्ड द केस। आप सही बोले हैं, 100% नहीं 200% करेक्ट है आप, लेकिन कौन करेगा ये सब? ये लोग तो चाहता ही है आरटीआई। हम ही आप कहेंगे कि साहब गलत है और उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। सुनिए, अभी जितना हम बता रहे हैं साहब, आपको सीआईसी का बात हम बता रहे हैं, एमपी का हाल भी थोड़ा बहुत ऐसा है जो अभी अभी नियुक्त हुआ है, सीआईसी कमिश्नर नियुक्त हुआ है, उसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड देखे हैं उसमें जो चीफ है वो तो पुलिस कमिश्नर थे पहले, तो ब्यूरोक्रेट से आ गया, तो आप जान लो आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। और सीआईसी का हाल ऐसा है, पीआईओ जो बोलेगा वो एकदम जुडिस्टियर है, उसका कोई सवाल जवाब नहीं है। पीआईओ अगर बोल दिया मेरा पास इंफॉर्मेशन नहीं है, बस कहानी खत्म। यहाँ के लिए ब्यूरोक्रेट में जितना घटिया था चपरासी क्लास का, सबको लाके भर्ती कर दिया कमिश्नर होके। आप देखिए सर, एक भी आपको नहीं मिलेगा जिसका लॉ बैकग्राउंड है।
सीआईसी में एक कमिश्नर है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का रशियन लैंग्वेज पढ़ाते थे, रशियन या जर्मन लैंग्वेज का प्रोफेसर थे। उसका पास अगर हम गया था हियरिंग में, वो कहानी सुना रहा बैठ के हियरिंग में, जहाँ कानून का सवाल जवाब होना चाहिए नहीं हो रहा है। ये बताइए आशीष जी, वो रशियन और जर्मन लैंग्वेज के हैं तो कहानी ही ना बताएंगे ताकि आप लैंग्वेज सीखिए। तो क्या हुआ, हम नाई का पास गया बाईपास सर्जरी करने के लिए, तो हम लोग का हालत क्या हुआ है, हम कानून लोग का नाई का देखिए पास जा रहे हैं साहब, बाईपास सर्जरी करने के मुझे लिए। ऐसा लगता है कि इस एक्ट को इतना सहज किया गया है। कुछ टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं कि 1000 में 4-6 मामले 10 मामले टेक्निकल इशू हो, बाकी नॉर्मल कोर्स में इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जानकारी ये देनी है, ये मांगा है, ये दे दिया जाए। तो इसमें इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि रशियन का प्रोफेसर नहीं बता सकता है या कि एक बात आशीष महाराज जी ने आरटीआई एक्ट में मैं आपको 2 पॉइंट, बहुत सा ऐसा पॉइंट है, मैं 2 पॉइंट आपको बता रहा हूँ। सेक्शन 4 का कॉम्प्लायंस होना चाहिए 120 दिन का अंदर, ये साफ साफ आरटीआई एक्ट में लिखा है। अभी 90% जगह में आपको ये नहीं मिलेगा। मैंने कुछ दिन पहले एक आरटीआई लगाया था सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में, ये इसका ग्राउंड क्या है बताइए, विथ फाइल नोटिंग। तो पीआईओ हमको जवाब दे रहा है जे इसमें वी आर नॉट इन द चेयर टू एक्सप्लेन द कॉज और प्रिडिक्ट द रीजनिंग। अब मैंने क्या सवाल पूछा, आलू कितना करके भाव है, वो बोल रहा है बैगन 30 रुपये केजी। दूसरी बात, फास्ट अपील किया है, फास्ट अपील किया है, वो और घटिया। सुनिए एक सेकंड सुनिए, छोटा सा है, छोटा 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। फास्ट अपील किया, फास्ट अपील पीआईओ से घटिया निकला। वो बोलता है सीपीआई का ऑब्जर्वेशन इज इन ऑर्डर। इसका क्या मतलब है हमको समझ में नहीं आया। अच्छा, अब जाएगा सेकेंड अपील में, तो सेकेंड अपील में जाके कोई फायदा कुछ नहीं, हमको मालूम है। अपन समझ गए वो आप जो कहना चाह रहे हैं, आपका भाव समझ गए। वो तो पूरा चर्चा ही हो रही है कि सूचना के अधिकार कानून को किस तरह से नहीं, ये ब्यूरोक्रेटिक अपॉइंटमेंट बंद करना होगा, सीधी बात है। ब्यूरोक्रेट से कोई भी नहीं आएगा कमीशन में। हम और आप नहीं कर सकते, हम और आप सिर्फ हम लोग को ही करना होगा। मालिक आप हम हैं, 140 करोड़ सिटीजन ये देश का मालिक है। हम आप 140 करोड़ नहीं है, बड़े मुश्किल से यहाँ पे 46 लोग हैं इस मीटिंग में, ठीक है ना। अरे यदि मीटिंग हमारी का बात हम आपकी नहीं बात बोल रहे हैं, 140 देश में करोड़ तो लोग है, मान हम लेते लोग तो को आज जगाना देश तो पड़ेगा पता कम नहीं से कहाँ कम। पहुंच जाता। सुनिए 2019 का पहले था, 2019 का पहले था। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत सा ऐसा ऑर्डर है सीआईसी का। प्रोफेसर आचार्युलू ये लोग का भी नहीं मिलता है। इनको प्रोफेसर आचार्युलू दिखता नहीं है बाहर में, कहीं वो आएगा तो सत्यानाश कर देगा, पूरा इंफॉर्मेशन देना होगा, नहीं तो पनिशमेंट कर देगा। आप एक सिंपल सा उदाहरण समझ लीजिए, बाकी छोड़िए ज्यादा अपन इसको, और बहुत सारे लोग हैं सुन लेते हैं। सिंपल सा उदाहरण समझ लीजिए कि सीआईसी के लिए एमपी में राहुल सर ने भी एक आवेदन लगाया हुआ था हमारे सबके कहने पे। अपन इसी तो जा नहीं रहे थे, लेकिन हम सब ने जब रिक्वेस्ट किया कि सर आप आ जाओ, एक्सटेंड हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, तो लगाया था। अब उनको नहीं लिया गया। उनके काम में क्या गड़बड़ी थी? उनके काम को तो आज पूरा देश जानता है उनके, लेकिन काम की थोड़ी ना वैल्यू है। यहाँ तो आपकी राजनीति, यहाँ वैल्यू है जो आपको हाँ में हाँ मिलाना होगा। वही बात है भाई, वही कह रहे हैं कि ना, यहाँ तो राजनीतिक पकड़ आपकी होनी राहुल सिंह साहब का एमपी में जो अपॉइंटमेंट कमिश्नर के हिसाब से मिल गया था, वो गलती हुआ था, वो गलती से हो गया था। ठीक है, हाँ वो जैसा भी था, लेकिन उनके काम के बाद में तो काम की तो वैल्यू नहीं हुई। ये तो हम अच्छी तरह समझ गए हैं। हाँ, वो तो नहीं होता, कहीं भी नहीं होता है, ओके कहीं भी नहीं ओके, लेट्स होता है। मूव ऑन, आगे चलते हैं। थोड़ा और क्वेश्चन ले लेते हैं लोगों। कन्हैया झा साहब, एसएल सिसोदिया जी, सिसोदिया जी आपका क्या प्रश्न है? और फिर अपन चूंकि टाइम भी कंक्लूड की दिशा में जा रहे हैं, सिसोदिया जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ, डॉक्टर शंकर लाल सिसोदिया, रिटायर्ड वेटनरी डॉक्टर हूँ सर। और राजस्थान गवर्नमेंट से पंचायत राज सिस्टम से हमारा रिलेटेड क्वेश्चन है सर। यहाँ पंचायत राज सिस्टम में ग्राम पंचायत में सरपंच को अपील अथॉरिटी बना रखा है, पंचायत समिति में प्रधान को अपील अथॉरिटी बना रखा है, और जिला परिषद में जिला प्रमुख को अपील अथॉरिटी बना रखा है। और ये होते हैं इलेक्टेड जनप्रतिनिधि। तो ये तो इनको तो किसी चीज की चिंता होती है नहीं, यही ज्यादा घोटाला इन्हीं की वजह से होता है, और ये सूचना देते नहीं है। तो क्या आरटीआई एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि ये जनप्रतिनिधि अपील अथॉरिटी नियुक्त किया जा सकता है? नहीं, एक बात मैं कहूंगा, ये प्रश्न आप माननीय अरुणा राय जी और माननीय निखिल डे जी से यदि आप पूछते तो बेहतर था, क्योंकि राजस्थान से आरटीआई कानून आने के बाद उन्होंने इतनी मेहनत करी, मजदूर किसान शक्ति संगठन और सारे लोगों को, और उनके स्टेट में यदि ये हालत है बहुत चिंताजनक है। कई बार ये बात आ चुकी है
विशाल जी, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि इलेक्टेड जो वो है वो तो अपन नहीं रख सकते ना उनको, सब भाई सरकार, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? 5 साल बाद वो चले जाएंगे, वो क्यों जानकारी आपको देंगे? एक्चुअली में कानून में जो अपीलेट अधिकारी नियुक्त करने के लिए डिस्क्रिशन दिया गया है वो स्टेट को दिया है, और उसमें उनका डिस्क्रिशनरी पावर है कि लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी को वो प्रथम अपीली अधिकारी नॉमिनेट कर सकते हैं। ये बात आपकी भी सही है कि एक इलेक्टेड पर्सन जो आया है, लेकिन चूंकि हम इलेक्टेड पर्सन्स को यहाँ से लेकर के संसद तक भेजते हैं उनकी योग्यता पर विश्वास करते हुए कि वो हमारे लिए कानून बनाएंगे और हमारे पक्ष अच्छे से रखेंगे, तो ये कहना तो लाजमी नहीं होगा कि वो योग्य नहीं है। लेकिन हाँ, ये इनकी बात आपत्तिजनक एक रूप में हो सकती है कि इलेक्ट होने का एक अलग योग्यता होता है और अपीलों के निराकरण के लिए एक अलग योग्यता चाहिए होती है। तो इस हिसाब से आप वहां की राज्य सरकार के सामने ये बातें रख सकते हैं केसेस का उदाहरण दे करके कि इन मामलों में प्रथम अपील आई थी और उसका निराकरण इन्होंने विधि की अपेक्षा अनुसार नहीं किया है। इससे ये आपको एक डेटा देना होगा कि ये उपयुक्त नहीं है इलेक्टेड लोगों को ये बनाना, प्रथम अपीली अधिकारी बनाना, उसमें किसी वरिष्ठ अधिकारी को ही बनाना उचित होगा जो कि एक्ट के हिसाब से अपीलेट ऑर्डर पास कर सके। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था में यहाँ से लेकर के राष्ट्रपति के पद तक, प्रधानमंत्री के पद तक इलेक्टेड लोग हैं जिनको बड़े बड़े कानूनी और शासकीय कार्यों को अंजाम देना होता है। तो हम सीधे तौर पर तो इलेक्टेड लोगों की योग्यता पर सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन उनकी केसेस टू केसेस अगर हम इस पे उनका एनालिसिस करें, उस आधार पर हम किसी पर्टिकुलर की योग्यता पर सवाल उठाकर ये मांग कर सकते हैं कि अपीली अधिकारी किसी अन्य को बनाया जाए। नहीं, ये बात नहीं समझ में आती कि इलेक्टेड तो ठीक है, कोई भी आजकल सरपंच बन जाता है, कोई भी आपका जिला सदस्य, जिला पंचायत और विधायक सांसद बन जाता है, तो उनकी क्या, हम योग्यता की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब योग्यता तो आप जानते ही हो कि कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कोई वहाँ पे बार नहीं है इस तरह से, तो कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यदि ऐसे 5 साल के लिए चुने जाने वाले लोग यदि ये अपीली अधिकारी बनते हैं तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? वो कैसे जनता के सवालों का कैसे जवाब देंगे, कैसे वो जानकारी उपलब्ध करवाएंगे, और जिस जानकारी में स्वयं वो इन्वॉल्व हैं, और यस सिर्फ नहीं तो 5 साल के लिए, है ना? यही डिमांड करके ये अपील अधिकारी बना सकते हैं, नियुक्त कराने को कह सकते हैं कि इनका व्यक्तिगत हित निहित है इस जानकारी में, इसलिए ये प्रथम अपीली अधिकारी की हैसियत से ऑर्डर पास नहीं कर सकते। हमने इनसे ही संबंधित जानकारी मांगी है, ये कहते हुए आप अपीलेट अथॉरिटी बदलने का निवेदन कर सकते हैं उनके विभाग प्रमुख से। लेकिन इस चीज को जनरलाइज करना कि कोई भी इलेक्टेड पर्सन इसके लिए कैपेबल नहीं है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को के रूप में ऑर्डर पास करने के लिए, इसे जनरलाइज तब तक नहीं किया जा सकता जब तक इस संबंध में कोई स्टैच्यू ना हो, कोई रूल्स ना हो कि इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। जब तक आप सिर्फ इनकी पर्टिकुलर योग्यता पर ही सवाल उठा सकते हैं, या फिर उनका अगर निजी हित उसमें इन्वॉल्व हो सूचना में, तो उनको प्रथम अपीली अधिकारी के रूप में दायित्व के निर्वहन से आप रोक सकते हैं, और आप कोर्ट भी जा सकते हैं कि ये फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी नहीं हो सकते क्योंकि इनका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है, इन्हीं से संबंधित जानकारी मांगी है। बिल्कुल। तो सिसोदिया जी, आप लोग प्रयास करिए, इसमें शासन को आप लोग थोड़ा सा तो अपनी सर सरकार यूं तो को- फिर तो एमएलए को भी बना, एमएलए को तो नहीं बनाते हैं अपीलेट अथॉरिटी, एमएलए को सर नहीं बनाते, एमएलए सर एमएलए एमएलए को नहीं बनाते हैं। सर एमएलए एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं है, एमएलए विधायिका का हिस्सा है। अच्छा जी सर। ठीक है। थैंक यू। अगला प्रश्न ले लेते हैं। कन्हैया लाल बैरवा जी, आपका क्या प्रश्न है? सर सभी को नमस्कार। हाँ, सर कहाँ से हैं मैं आप? कहाँ से हैं? सर सर आवाज सर कहाँ से हैं आप बैरवा जी? सर जयपुर राजस्थान से। जी जी, बताइए। सर मेरे कुछ 3 प्रश्न रिलेटेड ही हैं एक दूसरे से ये हम्म कि सूचना आयोग क्या कोर्ट है, सूचना आयुक्त किस भूमिका में रहते हैं, और इनके द्वारा जो निर्णय किए जाते हैं वो विधि विरुद्ध होते हैं, तो क्या इनके खिलाफ कोई आईपीसी एक्ट के तहत कोई इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करवाई जा सकती है, या इनकी शिकायत कहाँ की जा सकती है सर, या इनको क्या अधिकार है कि ये विधि विरुद्ध निर्णय कर रहे हैं? ठीक है, आपके प्रश्न का जवाब विशाल जी देंगे। जहां तक सवाल है कि सूचना आयुक्त के निर्णयों को चुनौती देने का, तो वो आप रिट कोर्ट में दे सकते हैं।
और जहां तक उनके जजमेंट्स की बात है तो वो उनके डिस्क्रिएशन पर, उनके विवेक से जो उचित लगता है उसे वो जजमेंट देते हैं। उसके लिए उन्हें किसी आईपीसी की सेक्शन के लिए इम्पोज नहीं की जा सकती। उसके लिए उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में उन्होंने जो निर्णय दिया है, हाँ आप उससे व्यथित हैं, उसे आप हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। दूसरा सवाल क्या था इनका? दूसरा सवाल आप प्लीज दोहराइएगा। सर दो सवाल है कि आयोग क्या कोर्ट है, और ये हाँ, किस भूमिका में काम करते हैं सूचना आयुक्त? क्योंकि आयोग को अपने आप में सिविल कोर्ट के पावर है किसी भी मामले का अन्वेषण करने के लिए, और आयोग एक क्वासी जुडिशियल संस्था है। हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में अपने में कहा है, तो वो अपने आप में एक अर्धन्यायिक संस्था है। तो वो एविडेंस कलेक्ट कर सकती है, सिविल कोर्ट के पावर है उसको किसी प्रकार की जांच और अन्वेषण करने के, तो अपने आप में वो एक कोर्ट के समान ही है। वो सर धारा 18 में 19 में थोड़ी है सर इनको। हाँ जी, वो धारा 18 में है सिविल कोर्ट की प्रक्रिया इनके लिए। धारा 19 में जब अपील की सुनवाई करते हैं तब ये अपील में तो क्वासी जुडिशियल है ना, अपील में तो क्वासी जुडिशियल है ना, वो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है ना, उसके पास अर्धन्यायिक प्रक्रिया से होकर के गुजरना होता है। वो आपके पक्ष को सुनते हैं, इनके पक्ष को सुनते हैं, उसके बाद फैसला लेते हैं, तो वो न्याय निर्णय नहीं है। नहीं सर, फिर कोर्ट क्या, मेरे सूचना आयोग क्या कोर्ट? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो बोला हुआ है कि सूचना आयोग कोर्ट नहीं होता है। क्वासी जुडिशियल है, उसका जो कर्तव्य है वो क्वासी जुडिशियल श्रेणी का है, वो अपने आप में कोर्ट नहीं है। कोर्ट नहीं है कि वहां पर वो कार्य प्रैक्टिस कर सके। नहीं और जबकि मणिपुर का जो निर्णय है, मणिपुर का निर्णय यहाँ आने के बाद शिकायत और अपील की प्रक्रिया दो हिस्सों में बढ़ गई है। अपील के अंदर पहले एक ही अपील की प्रक्रिया होती थी 18 और 19, अब जो है अलग अलग हो गई है जब से मणिपुर का सुप्रा निर्णय आया है। तो क्या हम उस निर्णय के अगेंस्ट जा सकते हैं? नहीं, क्या निर्णय है मणिपुर का, मुझे थोड़ा सा बताएं। मणिपुर के निर्णय में कंप्लेंट जो सेक्शन 18(1) के अंतर्गत किया जाता है वो अलग प्रक्रिया है, और जो हाँ 19(1) के अंतर्गत अपील किया जाता है जी वो अलग प्रक्रिया है। जी, दोनों तो को भिन्न माना गया है, जिसमें 19(1) की जो प्रक्रिया है वो जी सूचना के लिए होती है, जिसमें सेक्शन 8 और 9 के दिए हुए विनिश्चय के विरुद्ध आप अपील पे आते हैं। जी जी, लेकिन शिकायत एक वह प्रक्रिया होती है न्यायालय के अनुसार जिसमें कुछ पैरामीटर्स इन्होंने स्पष्ट किए हुए हैं। हाँ उन हाँ, पैरामीटर्स पर जानकारी ना आपके देना, मामले आवेदन को, लेने से मना करना, सीधे जहां मना पर करना, सूचना सूचना का अधिकारी संबंध नियुक्त नहीं ना होता है, करना। जहां पे सूचना तक पहुंच के लिए बाधा का संबंध होता है। हम्म। तो इसमें समस्या क्या है? दोनों पृथक पृथक चीजें हैं। दोनों आप पृथक चीजें हैं। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि दोनों अगर पृथक पृथक चीजें हैं और न्यायालय का निर्णय सही है और उस निर्णय को मानने के लिए हम बाध्य हैं, तो सेक्शन 18(3) में ही सिर्फ सिविल न्यायालय की शक्ति माननीय आयोग के पास होती है जब वो सेक्शन 18(1) के मामलों की हियरिंग करे। नहीं नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है 19(1) के देवेंद्र जी। अपीलीय मामलों देवेंद्र के लिए जी अब नहीं होती है, 18 पहले तीन में होती थी। क्यों? क्योंकि जब देवेंद्र तक जी 18 नहीं तीन होना था। में कहीं भी 18(3) में इन ए कंप्लेंट केस शब्द नहीं है, और 19(8) को ध्यान से पढ़िए। 19(8) में इन एन सर अपील केस इसमें शब्द कहीं ये नहीं लिखा है। हुआ है, मैं 19(8) आपको में एक बार कंप्लेंट में रिपीट स्पष्ट करना, लिखा है मैं कि आपको काट नहीं रहा हूँ सर, मैं एक बार बात रखने का मेरे को भी अवसर दीजिए। सुन 18(1) में मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दीजिए, लेट मी कंप्लीट। 18(1) में बताया है कि कौन कौन कारण से कोई व्यक्ति शिकायत कर सकेगा, जिन शिकायतों को आयोग ग्रहण करेगा। 18(2) यह बोलता है कि जब आयोग को यह लगता है कि 18(1) की शिकायत जांच के लिए उपयुक्त है, तब वह 18(3) की प्रक्रिया शुरू करता है। जब 18(3) की प्रक्रिया शुरू करता है तो उसमें वो बताता है कि उसको क्या क्या शक्तियां होंगी, और वो शक्तियां उसको सिविल न्यायालय से प्राप्त होंगी। 18(4) उसको बताता है कि उसके पास और क्या ऐसा होगा कि वो कहीं से भी सूचनाओं को अपने पास प्राप्त कर सके। दैट टाइम 18 को क्लोज कर देता है। लेकिन 19(1) से लेके 19(4) की जो प्रक्रिया है वो एक अपील की प्रक्रिया है, जहां पर कोई लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से व्यथित होकर कोई 19(1) की अपील करता है, पहली अपील, और पहली अपील के निर्णय से भी व्यथित होने के बाद वो दूसरी अपील करता है आयोग के पास, जहां पर सिर्फ यही विचार किया जाता है कि सेक्शन 8 और 9 के जिन बिंदुओं से व्यथित है, उन व्यथित के बिंदुओं का जो निर्णय दिया गया था वो न्यायोचित है कि नहीं है। ये सारी प्रक्रिया जो है 19(5) 19(6) तक में खत्म हो जाती है। और जो आप जैसा कहे थे कि विनिश्चय 19(8) में नहीं दिया जाता, विनिश्चय दिया जाता है 19(7) में। 19(8) तो ये बताता है कि विनिश्चय देते समय आयोग के पास और क्या क्या पावर होंगे। 19(7) ये बताता है कि आयोग के जो भी विनिश्चय होंगे वो आबद्ध कर होंगे, और उस आबद्ध कर निर्णय को किसी न्यायालय में हम पलट नहीं सकते जब तक कि आप उच्च न्यायालय या उसके ऊपर के अपीलेंट निर्णय पर नहीं जाते। तो मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि जैसा कि भाई साहब का क्वेश्चन था, मैं वो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपनी यहाँ पे संशय दूर करना चाहता हूँ कि जब
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों विषयों को अलग अलग बता दिया है और उन विषयों पर इनके पावर्स भी फिर डाइल्यूट हो जाते हैं। तो सर बघेल सर, आप इसमें अपना पक्ष रखें, मैं आपके पक्ष को सुनना चाहता हूँ। वीरेंद्र सर तो हमारे साथ हमेशा रहेंगे। जवाब दीजिए, आप मेरे एक सवाल का जवाब पहले दे दीजिए। सेक्शन सर 18 में मेरा सवाल बघेल सर से है, मैं आपका निर्णय तो आपसे सर समझ हमेशा गया, आप समझ गया। विचार अब तो आपका हमको मैं हमेशा मिल पॉइंट ही आउट कर रहते रहा हैं। हूँ। अब मेरी बात सुन लीजिए, मुझे मौका दीजिए एक प्रश्न पूछने का। पहले सेक्शन बघेल सर को बोलने सेक्शन दीजिए, 18 उसके में बाद फिर उसके बाद एक सेक्शन बार बघेल 18 सर में आप एक सवाल का जवाब दीजिए। प्लीज सेक्शन सर, 18 की प्लीज कंप्लेंट में आयोग वीरेंद्र सर प्लीज सेक्शन बघेल सर 18 को एक बार सुन लेते अच्छा हैं। आप वो चलो हमारे आधा पास घंटा गेस्ट ऑफ और सुन ऑनर लीजिए, है उसके आज। बाद फिर मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं बंद कर रहा हूँ, आई एम नहीं, शटिंग मैं ऑफ। ये बोल रहा हूँ, एक बार बघेल सर को सुन लेते हैं, फिर आप बोलिएगा, मैं आपको सुनूंगा। मैं कंक्लूड कर दूंगा, आप लोग अपनी अपनी बात रख नहीं, लीजिए। आप बघेल सर, आपसे मेरा प्रश्न था ये तो नहीं, तो दोनों प्रश्न मेरा अलग आपसे अलग, था। दोनों प्रक्रिया अलग अलग हैं। एक में आयोग के पास अपीलेट जुरिस्डिक्शन है और एक शिकायत के प्रकरणों में आयोग के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। जहां तक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का सवाल है, वहां पर उसको सिविल कोर्ट के पावन है, उसको सब कुछ कार्रवाई करने के अधिकार है। अपीलेट जुरिस्डिक्शन में उन्हें सिर्फ ये देखना है कि नीचे का लिया हुआ डिसीजन सही है या गलत, सूचना उपलब्ध ना कराने का जो निर्णय है वो कानून में फिट बैठता है अथवा नहीं बैठता, तो वो अपीलेट जुरिस्डिक्शन में अपना ये काम करता है। तो दोनों बातें अपने आप में अलग है, इसमें कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन बस मेरा इतना है कि जब माननीय न्यायालय ने सेक्शन 18 की प्रक्रिया को अलग बता दिया और 19 की प्रक्रिया को अलग बता दिया, वो बता दिया कि यहाँ पर आप सूचना लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर आप हाँ, सूचना के लिए बिल्कुल कहीं पे ठीक, आबद्ध है तो उस विषय पर आ रहे हैं। बिल्कुल तो ठीक। जब 18 के अंदर में ये बात आती है कि वो शक्ति जो है सिविल न्यायालय की शक्ति, वो तो सेक्शन 18 के लिए मिलती है, प्रक्रियाओं के लिए। वो ठीक आप है 18(1), 82, 18(3) करेंगे तो 18(3) में वो शक्तियां निहित हो जाएंगी। जी। लेकिन वो शक्तियां, सिविल न्यायालय की शक्तियां क्या आयोग को मिलनी चाहिए? पहले तो मिलनी चाहिए थी, मैं मानता हूं। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर जो है अपील के चैप्टर के नाम से शुरू होता था। जी। ये तो निर्णय जब आया है 2011 के बाद, उस समय से ये हमारे लिए एक इशू खड़ा है। शिकायत के प्रकरणों में आयोग को ये जानने की आवश्यकता होती है कि इनको शिकायत तक पहुंच और शिकायत का इनका आवेदन था वो लेने से मना किया या फिर इनने लोक सूचना अधिकारी नियुक्त नहीं किया। ऐसे मामलों में अन्वेषण की आवश्यकता बहुत अधिक हो जाती है, और जब बराबर तक है। उनके पास सिविल कोर्ट की पावर नहीं होगी वो किसी चीज को समन नहीं कर सकते, व्यक्ति को समन नहीं कर सकते, करेक्ट है। वो किसी दस्तावेज को समन नहीं कर सकते। इसलिए शिकायत विधायिका की जहां तक ये सोच रही होगी, इसलिए शिकायत के प्रोविजन के क्लॉज में ये सिविल कोर्ट वाली पावर डाली जब बहुत वो सही इसको सर, सेक्शन 18 में काम कर रहे हो। लेकिन बहुत सही। 19(1) में अपीलेट जुरिस्डिक्शन है। अपीलेट जुरिस्डिक्शन में उनको दस्तावेज ऑटोमेटिकली प्राप्त होता है, उनको नीचे का निर्णय ऑटोमेटिकली प्राप्त होता है। तो उस बराबर है। समय सिर्फ उसके लिए हुए निर्णय को सिर्फ स्क्रूटनी करते हैं। तो दोनों बातें अपने आप में अलग अलग हैं, तो और जहां मैं उनको वही बात जी आप जो बोले, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, 1% भी मैं आपकी बात से असहमत नहीं हूँ। तो मेरा देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, मेरी देवेंद्र जी, सवाल का जवाब दे दीजिए, सर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। बोलिए सेक्शन सर। 18 की कंप्लेंट में आयोग निर्णय कौन सी धारा में देता है? सर आयोग कौन सी धारा में निर्णय देगा? वो देगा 19(7) पे। तो अगर 18 में निर्णय देगा तो, देता है ना, तो ये अगर तो ये एग्री बात हुआ कि हम माने कि निर्णय देने की तो इसका शक्ति मतलब आयोग के पास इसका कहाँ मतलब से आप आती है, तो 19(7) पे आती है। आप लेकिन इस बात अगर से हम ये सहमत होते हैं मानते कि अपन अगर आप मेरे इस बात मेरी से बात सहमत होते हैं कि एक 18 के मामले में निर्णय एक 19(7) मिनट में दिया जाता है? सुनिए तो भाई, एक मिनट हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको होल्ड करेंगे। विशाल जी का टाइम उन्होंने बोला था 1 बजे, क्योंकि बड़े मुश्किल से आज हम उनका टाइम दे पाए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है और बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स रहते हैं। तो विशाल जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए अपना महत्वपूर्ण। और थैंक यू सो मच। जी मुझे हाँ बड़ी जी खुशी बिल्कुल। हुई आप सभी के बीच सम्मिलित होकर, और मैं जब भी आप अवसर दें मैं जरूर अपनी बात रखना चाहूंगा। लेकिन कुछ ये व्यावसायिक मजबूरियां हैं जो समय बिल्कुल की बिल्कुल समस्या करती हाँ, हैं। मैं समझ पा रहा हूँ। जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और थैंक जरूर यू सो आपको मच टू ऑल ऑफ इनवाइट यू करेंगे। सर। जी थैंक यू। ठीक है, अभी डिस्कशन अपन आगे बढ़ाते रहेंगे, और हमारे जो और क्वेश्चंस हैं तो वीरेंद्र जी हमारे उसके जवाब देंगे। हाँ देवेंद्र जी, आप क्या बोल रहे थे? हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ, होना तो यही चाहिए था, जिस नाम से चैप्टर बना है उस नाम की चैप्टर के हिसाब से उसको 19(7) पे ही विनिश्चय देना चाहिए था। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय दिया तो उसने मेरी समझ से सेक्शन 18 और 19 को बाइफरकेट कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में 18 पे सिर्फ वो एक जांच प्रतिवेदन देने वाली संस्था या जांच इकाई या सिविल न्यायालय के समान हो गई है, जहां पर वो जांच अनुसंधान या जिस भी प्रक्रिया को इस्तेमाल करती है, सिर्फ वो वहां पर वो सही है गलत है
जो चीजें गलत है सही है नियमों के अनुसार देखकर उस पर अपने तथ्यों को रखती है, जो कि एक तरीके से कोई लोक प्राधिकारी अपने जांच प्रतिवेदन या जांच अभिमत या जांच की रिकमेंडेशन को रखता है। तो सेक्शन 18 पे जो अब आदेश की शक्ति अब न्यायालय आयोग की दिखती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक रिकमेंडरी एक अभिमत जैसी हो गई है और इससे ज्यादा कुछ नहीं रह गई है। अगर हम मणिपुर के निर्णय को 100% सही मानते हैं तो, अगर मणिपुर के निर्णय को सही नहीं मानते हैं तो 19-7 ही केवल एक वो जगह है जहां पर आयोग चाहे 19 के अंदर मामला हो चाहे 18 के अंदर मामला हो निर्णय दे पाएगा और 19-8 में वो सभी तथ्यों को ले पाएगा जिसमें उसको शक्तियां और निहित मिली हुई है। ये मेरा पक्ष है सर। अब आप क्या मानते हैं मणिपुर के निर्णय को, ये आपको देखना है, क्योंकि हमारी तो कोई सुनता नहीं है, आयोग अपनी मन मर्जी चलाता है। मैं 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछिए सर, पूछिए, बिल्कुल जवाब दूंगा। मेरा पहला प्रश्न यह है, 18(3) में इन्हें कंप्लेंट केस लिखा है क्या कहीं? सर 18(3) को पढ़ने से पहले आपको 18(2) पढ़ना पड़ता है। आप अच्छा, मतलब 18(1) 18(1) में लिखा है नहीं वो मुझे पता आप है, सर लेकिन कानून के 18(3) ज्ञाता में है, आप कानून के 18(3) में ज्ञाता इन्हें और हम कंप्लेंट आपसे केस लिखा है सीखते क्या? हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 18(3) अकेले नहीं पढ़ी जा सकती। इसलिए नहीं पढ़ी जा सकती क्योंकि 18(3) के अंतर्गत वो मामले आते हैं जो 18(1) में रखे गए हों और 18(2) में स्वीकार किए गए हों। अच्छा, मेरा दूसरा आगे प्रश्न दूसरा यह है, प्रश्न। मेरा दूसरा प्रश्न यह है, 19(8) में इन एन अपील केस लिखा है क्या कहीं? मैं तो बोल रहा हूं सर कि मैं तो 18 और 19 में पूरा जो चैप्टर 5 है मैं पूरा उसको कंप्लीट एक मानता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे हाथ में ये नहीं है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल पाऊं। तो अब मेरे ऊपर क्या रह जाता है कि कौन सा आयोग किस बात से सहमत है। मेरा कंक्लूजन सुन लीजिए, मेरा जो इंटरप्रिटेशन है उस जजमेंट का। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 18 और 19 को अलग अलग नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 18(1) और 19(3) को अलग अलग किया है। दो सेक्शन में मुद्दे की डिवाइड बात नहीं किया, ये दो है, सब सेक्शन हम में लोगों किया के है। साथ गरीबी की बात सिर्फ इतनी हो रही है कि वहां पर 18(1) और 19(1) नहीं लिखा। उसने 18(1) और 19(1) नहीं लिखा आदेश में, उसने आदेश लिखते समय 18 और 19 लिख दिया। और मेरे ख्याल से इस बात को आप बताने वाले व्यक्ति हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। मैं इंटरप्रिटेशन मानता हूँ, मैं स्वीकार मैं करता दो हूँ, मिनट लेकिन बोल रहा वहां पर तो 18 और 19 लिखा है। अब मैं सुप्रीम उसको कोर्ट ने 18(1) और 19(1) में संशोधित तो नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं, तो बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या ये लिखा है कि 18(3) की शक्तियों का उपयोग 19 में नहीं किया जा सकता है? क्या ऐसा कहीं लिखा सर है? मैं तो बोल रहा हूँ पूरा चैप्टर 5 मैं एक मानता हूँ। मैं राहुल जी एक बार मेरे को इस बात के लिए डांटे थे और मैं उस दिन के बाद उस पर अध्ययन किया था और मैं राहुल सर की बात से 100% सहमत था कि पूरी की पूरी चैप्टर 5 अपील की प्रक्रिया। मेरा और एक प्रश्न है, 19(8) लेकिन जो एक घुस गया ना मणिपुर का निर्णय, ये जी का जंजाल बन गया है। हाँ, सीआईसी और द स्टेट ऑफ मणिपुर में क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 19(8) का निर्णय कंप्लेंट केस में नहीं लिया जा सकता? ऐसा कहीं लिखा है? सर अगर हम 19(8) को पढ़ते हैं ना तो 19(7) और 19(8) को हमें ये बताता है कि सूचना आयोग ही हमको सूचना दिला देगा, सूचना आयोग ही सारे कंप्लाइंस करा देगा। लेकिन क्या होता है, क्या जब माननीय आयोग अपनी शक्तियों का उपयोग करता है विनिश्चय देते समय, तो क्या जितने पॉइंट्स 19(8) में लिखे हैं उन सारे 19(8) के सारे पॉइंट्स का कंप्लायंस करता है? नहीं करता है, सब मनमानी चल रही है, जो मनमानी जिसकी आ रही है वो वैसी चला रहा है। बताता हूँ आपको, देखिए, जब कोई आवेदन पत्र लेने से मना करता है तो आयोग आवेदन पत्र को खोल के कंटेंट नहीं देखता है कि सूचना देने योग्य है या नहीं। वो केवल क्या करता है कि सूचना पकड़ो, आवेदन पत्र 30 दिन में जवाब दो और निर्णय दो कि सूचना दे सकते हैं, नहीं दे सकते, देने योग्य है नहीं है, और उस पर निर्णय बाद में अपील में होता है। जब कोई पीआईओ नियुक्त नहीं करता है तो मैं आपको यहाँ पर इस बात का इसलिए खंडन करता हूँ, मैं इस बात का इसलिए खंडन करता हूँ कि सेक्शन 81 का मुझे 6 क्लॉज बोलने दीजिए। अभी अभी देखिए 6 क्लॉज बाकी है, पूरे 6 क्लॉज सुन लीजिए पहले आप। 18(1) जो है, जब कोई आवेदन पत्र देने से मना करता है तो आयोग उसमें केवल आवेदन पत्र प्राप्त करा देता है, तो वो एक सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है। जब कोई बोलता है कि हम आरटीआई के दायरे में नहीं आते हैं तो आयोग 2H में निर्णय देता है कि ये पब्लिक अथॉरिटी है या नहीं है, और उसके बाद फिर वो सूचना देने योग्य है या नहीं है, या वो क्या एप्लीकेशन है, क्या कंटेंट है, क्या सूचना मांगी गई, इस चीज में आयोग नहीं पड़ता है ना। तो वहां पर भी एक सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है। जब अतिरिक्त शुल्क दिया मांगा जाता है तो केवल वो
सशुल्क देना है कि निःशुल्क देना है, केवल इतना फैसला होता है। तो उसमें सूचना जो देने योग्य है वो तो डिस्प्यूट है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसने पैसे चार्ज कर लिया है, तो सूचना देने से इनकार तो किया ही नहीं है। केवल सशुल्क देना या निःशुल्क देना ये निर्णय होता है, तो वहां पर ये निर्णय लिया जाता है। जब कोई और तरह की बाधा इसमें होती है तो आयोग केवल उस बाधा को हटाने का कार्य करता है, तो वहां पर भी सूचना देने योग्य है नहीं है, ये सर मामले दूर उसमें अपना जवाब दे दूं, 18 एक जवाब एफ है। नहीं, अभी एफ भी सुन लीजिए। 18 एक एफ होता है। 18 एक एफ में भी जब आयोग के निर्णय का जो ऑलरेडी अनुपालन नहीं होता है, तब फिर वो एनी अदर मैटर में उसको देखता है कि ये अपील में जो निर्णय ले लिया था हमने, तो फिर अपील को एज ए कंप्लेंट उसको री रजिस्टर किया जाता है और उसका निर्णय लिया जाता है। तो ये सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, या जैसे विवेक बघेल साहब ने बताया कि एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, ये इसका अर्थ है, ये होता है। सर अब अब मैं बोलूं, 18(3) अब आप खींच के ले गए कि 18(3) में मैं जो है अपना जवाब दूंगा तभी आपको मेरे आपके सवाल का जवाब मिल पाएगा। जवाब देने के आपके दो मिस इंटरप्रिटेशन में बता रहा हूँ। पहला मिस इंटरप्रिटेशन आपका ये है कि 18(3) में अपील का निर्णय नहीं हो सकता, अपील का निर्णय करते वक्त शक्तियां नहीं है सिविल कोर्ट की, ये आपका पहला मिस इंटरप्रिटेशन है। दूसरा ये है कि 19(7) या 19(8) जो भी आप बोल रहे हो, इसमें कंप्लेंट का निर्णय नहीं लिया जाता, ये दूसरा मिस इंटरप्रिटेशन है। सर मेरा मिस इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये मिस इंटरप्रिटेशन जो है सुप्रीम कोर्ट का है। हम तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बता रहे हैं। आपके सवाल का जवाब दे, अब सवाल का जवाब ले लीजिए, ले लीजिए सवाल का जवाब भी तो ले लीजिए सर, सवाल का जवाब भी तो ले लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, थोड़ा सा सुनने की भी क्षमता रखिए सर। आप गुरु हैं, आप तभी हमारे लिए खोज के लाएंगे जब हमारी बातों को सुनेंगे। जजमेंट का पैरा बताइए तो मैं सुनूंगा, मैं तो नहीं आपको बता रहा हूँ ना सर, आपके जैसे हम लोग साइको नहीं है, ना ही हम लोग कंप्यूटर माइंड है, ना ही हमारे पास कंप्यूटर जैसे एआई टेक्नोलॉजी दिमाग में फिट है। आप एआई है हमारे लिए सर। आप हमारी समस्या सुनिए, अब बात सुनिए सर। आपने सिर्फ 18(1) में उस मामले को उठाया जिस पर आवेदन प्राप्त नहीं हुआ हो, आपने उस मामले को उठाया कि जिसमें फीस हुआ, लेकिन 18(1) का डी और ई क्या बोलता है? डी बोलता है कि फीस की जो रकम है वो अनुचित लगती है किसी आवेदक को। तब 18(1) ई क्या बोलता है? जब ये लगता है कि कोई सूचना जो दी गई है वो अपूर्ण है, भ्रम में डालने वाली है या मिथ्या है। 18(1) एफ ये बोलता है जब कानून में किसी विधि की अवज्ञा हो रही हो। तो जब ये तीनों प्रावधान के लिए 18(1) की पॉलिसी चालू है, तो अब यहाँ पर आयोग जांच करेगा, अनुसंधान करेगा, पूरी प्रक्रिया की हियरिंग करेगा। वो सारी प्रक्रिया की हियरिंग करने के लिए उसके पास 18(3) की पावर जरूरी है, लेकिन अपील प्रक्रिया में इसकी आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता नहीं होने का कारण ये है क्योंकि सिर्फ यहाँ पर 19(5) में जैसा लिखा है कि जितनी भी अपील प्रक्रिया होंगी, उन अपील प्रक्रिया में जन सूचना अधिकारी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये साबित करे कि जो उसने सूचना देने से इनकार किया है वो विधि सम्मत है और न्यायोचित है। और उस निर्णय को जब सुनता है अपील अधिकारी या आयोग, तो ये देखता है कि क्या कानून का इंटरप्रिटेशन वही है जो जन सूचना अधिकारी ने निकाला है, सही है, तो वो आवेदक को सुनवाई का अवसर दे सकता है, चाहे नहीं दिए बगैर भी निर्णय पारित कर सकता है। देवेंद्र जी ये कह रहा था, मान ली जाए तो एक प्रश्न और उठता है, क्या अपील केस में आयोग को किसी को समन करने का अधिकार नहीं है? मेरे हिसाब से अगर हम मणिपुर वाला निर्णय मानते हैं तब नहीं है। अगर मणिपुर वाला निर्णय नहीं मानते हैं तो पूरी चले गए। मुझे मणिपुर के मैं तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बीच में घुसाऊंगा। पैरा नंबर बताइए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बीच में घुसाऊंगा जहां पर 18(1) और 19(1) का डिक्लेरेशन, वहां पर डिक्लेरेशन है सेक्शन 18 और सेक्शन 19 के बीच में। आयोग समन नहीं कर सकता अपील केस में, ये बताइए कौन से पैरा में लिखा है? सर मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है कि 18 और 19 दोनों अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, मेरा इंटरप्रिटेशन नहीं है। अगर मेरा इंटरप्रिटेशन हो तो 18-19 जो है चैप्टर है, चैप्टर का पार्ट है। आप उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को एक्सटेंड करके मिस इंटरप्रिटेशन अपना जोड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कहा कि किरण जी दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। अपील केस में आयोग को समन करने मुझे थोड़ा सा बीरेन जी, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि क्या है कि मीटिंग में अपन आज 18 पे सेक्शन 18 के लिए अपन डिस्कशन का एक दिन सेपरेट 2 घंटे रख लेंगे और इन्हीं सारे जो चीजें हैं इसी पर अपन डिस्कशन करेंगे। कुछ और एक्सपर्ट अपन बुला लेंगे, कुछ और लोगों के क्वेश्चन इनके ले लिए जाएं और अपन इस कार्यक्रम को फिर संपन्न भी करें। ये तो हमारा 18 का डिस्कशन एक लंबे अरसे से चल रहा है, हमें याद है जब से हमारी मीटिंग चालू हुई है।
तो ये और भी होगा, अच्छी बात है, क्योंकि डिस्कशन से ही कुछ आगे चीज निकल आए, हमारे लोगों के बीच में निकलेगी, बाकी आगे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ना इसको आपके लोग सूचना अधिकारी मानने वाले हैं, ना सूचना आयोग मानने वाला है, ना कोर्ट मानने वाली है। तो कम से कम हम ही आपस में कुछ डिस्कशन करके अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे, अच्छा रहेगा। तो अपन आगे चलें और क्वेश्चंस ले लें। अगला जो भी है कन्हैया झा कन्हैया झा जी है, क्या कहना चाह रहे हैं कन्हैया झा जी? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और अपनी बात पूछिए। वीरेंद्र जी आपको जवाब देंगे आपके प्रश्न का। गुड आफ्टरनून